कैसे हो तुम सब लोग? Okay, I hope you are doing great and ready to learn, huh? Okay, so today we are going to revise a topic that is actually pretty simple. That is clubbing of income. It might sound tricky at first, but trust me, it's a super easy once you get the hang of it. So, ready to start? All right. So, पहला क्वेश्चन यही आते हैं आपके माइंड में, व्हाट इज क्लबिंग एंड व्हाई डज द कॉन्सेप्ट ऑफ द क्लबिंग कम्स टू द पिक्चर? एनी आइडिया गाइस? ओके, एक्चुअली क्लबिंग इसलिए आया था, लोग क्या करते थे, अपनी इनकम को डाइवर्ट करते थे टू अ फैमिली मेम्बर्स और एंटिटी, ताकि वो अपने टैक्सेस को एवेड कर सके. इफ़ आई ट्राई टू एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल से समझाती हूँ उसको. जैसे मिस्टर ए है एंड ही अर्न्स अ 10 लाख पर ईयर. ओके, अब मैं इसको केक का रिलेट करके एग्जाम्पल समझाती हूँ. दैट इज़ फुल केक मीन्स 10 लाख. दैट इज़ ऑफ 10 स्लाइसेस. ओके, नाउ मिस्टर ए सोचता है, इफ़ आई ईट या इफ़ आई अर्न द होल केक या 10 लाख, तो आई हैव टू पे अ लॉट ऑफ टैक्सेस. अगर उसकी 10 लाख की पूरी इनकम होगी तो उसको टैक्सेस पे ज़्यादा करना पड़ेगा, राइट? देन ही थिंक्स, इफ़ आई ट्राई टू गिव सम केक टू लाइक हिज वाइफ और अ चाइल्ड जो इतना अर्न नहीं करते, जो एक लोअर टैक्स ब्रैकेट के अंदर फॉल करते हैं, तो ऑब्वियसली उनको टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा, राइट? सो ही ट्राई टू गिव सम cake to his wife or child. Let's suppose he gave 3 slices to his wife, 2 slices to a minor child. Now ultimately he has left with the 5 slices, right? 5 slices तो अपनी फैमिली को देती, 5 slices उसके पास है. तो मतलब अगर मैं एग्जाम्पल से समझाऊँ कि 5 लाख उसके पास है, 5 लाख उसको अपनी फैमिली को दे दिया. नाउ मिस्टर ए फाइल हिज टैक्स रिटर्न, राइट? तो वो उनको वहाँ पे फाइल करते से बोलता है कि आई ओनली हैव अ 5 स्लाइसेस, दैट इज़ रुपीज़ 5 लाख. मैंने सिर्फ 5 लाख अर्न करा है, तो मैं उसी पे टैक्स पे करूँगा. रेस्ट बिलोंग्स टू माई फैमिली, क्योंकि अब तो वो मेरी इनकम नहीं है, क्योंकि मैंने उनको दे दिया. तो टैक्स डिपार्टमेंट बोलते हैं, वेट, यू जस्ट गिव अवे द स्लाइसेस. आपने केक का स्लाइस दिया है आपने टैक्स को अवॉइड करने के लिए, बट ये केक तो आपका ही है ना, आपके ही 10 लाख रुपए है ना. 5 लाख आपने फैमिली को दे दिया, डजेंट मैटर, बट आपका तो 10 लाख की इनकम तो आपकी है ना. आपने क्या किया, यू जस्ट स्लाइस इट एंड पास इट अराउंड द टेबल, राइट? समझ रहा है? यू जस्ट स्लाइस इट एंड पास इट अराउंड द टेबल. वो बट आपका ही केक है, मतलब यू आर स्टिल द वन हु बेक्ड इट. आपने ही अर्न किया है 10 लाख रुपीज़. तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलते हैं, वी विल क्लब देयर इनकम विद योर्स एंड टैक्स यू. इट मीन्स यू हैव टू पे द टैक्स ऑन 10 लाख इंस्टेड ऑफ 5 लाख. गॉट इट? समझ आता है? ठीक है. तो इसी बेसिस पे इनकम टैक्स लॉ में यहाँ पे सेक्शन नंबर 64 से प्रोविजंस डाले दैट टॉक्स अबाउट द क्लबिंग ऑफ इनकम. ओके, सो हम एक एक करके सेक्शंस को पढ़ते हैं और विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. मैंने इसके लिए 1 डे रिविजन नोट्स बनाए हैं विच हेल्प यू टू रिवाइज इन 1 डे. सो आई कैन हेल्प यू इन दिस, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट सेक्शन नंबर 60. सेक्शन नंबर 60 क्या कहता है कि इनकम इज ट्रांसफर्ड टू अनदर पर्सन विदाउट ट्रांसफरिंग द ओनरशिप ऑफ एन एसेट. पहला सेक्शन क्या बोलता है, सेक्शन 60, इनकम इज ट्रांसफर्ड टू अनदर पर्सन विदाउट ट्रांसफरिंग द ओनरशिप ऑफ एन एसेट. इसका एग्जाम्पल से समझाती हूँ मैं इसको. लेट्स सपोज मिस्टर ए ने अपने लिए कमर्शियल प्रॉपर्टी ली, ठीक है? उसकी कमर्शियल प्रॉपर्टी है एंड ही ट्रांसफर्ड द रेंटल इनकम टू हिज वाइफ. व्हाट ही डिड, he just transferred the rental income to his wife, but already he is having a ownership. What he did, he just transferred the income. तो लॉ बोलते नहीं, ये रेंटल इनकम आपने ट्रांसफ़र की है, ओनरशिप तो आपके पास है ना. तो ये जितनी भी इनकम आपने जो रेंटल इनकम हो रही है ना, वो आप मिस्टर ए की हैड में ही टैक्सेबल होगी इंस्टेड ऑफ हिज वाइफ.
ठीक है, तो यही लिखा है, इनकम ट्रांसफ़र हो रही है अनदर पर्सन को विदाउट ट्रांसफरिंग द ओनरशिप। ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं हुई, आपने सिर्फ इनकम ट्राई करनी, आपने सिर्फ इनकम को डाइवर्ट करने की ट्राई किया है। गॉट इट? ओके ओके, नेक्स्ट इज सेक्शन नंबर 61। ये क्या बोलता है, असेट आर ट्रांसफर्ड बट विद द कंडीशन दैट दे कैन बी टेकन बैक रिवोक्ड बाय द ट्रांसफरर। अब इसका मतलब क्या है, जैसे मैं इसको एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। मिस्टर राज ने अपने हाउस को ट्रांसफ़र किया अपने भाई को अंडर अ लीगल एग्रीमेंट, ठीक है, उसने अपना हाउस ट्रांसफ़र कर दिया। अब एसेट ट्रांसफ़र हो रहा है, ध्यान रखना, एसेट ट्रांसफ़र हो रहा है अपने भाई को एक लीगल एग्रीमेंट पे, और ये बोला कि ये हाउस मुझे वापस कर देना 2 साल बाद। ये हाउस जो मैंने ट्रांसफ़र किया है 2 साल बाद मुझे वापस कर देना। तो उसके भाई ने 2 साल के अंदर रेंटल इनकम जनरेट करी, करेक्ट। बट ये देखो ना, उसका जो ट्रांसफर्ड असेट है दैट इज़ अ रिवोकेबल। रिवोकेबल मतलब उसके पास राइट है कि वो असेट को वापस कभी भी ले लेगा, ठीक है, कभी भी ले लेगा। तो आपने असेट ट्रांसफ़र की है बट आपने कंडीशन लगा दी कि मैं ये असेट कभी भी वापस ले लूँगा। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोले नहीं, आपने असेट तो ट्रांसफ़र करा, ठीक है, पर आपका ट्रांसफ़र रिवोकेबल है। अगर ट्रांसफ़र रिवोकेबल है तो जो भी रेंटल इनकम जनरेट होगी वो ट्रांसफरर के हैंड में ही टैक्सेबल होगी। गॉट इट? ट्रांसफरर के हैंड में ही टैक्सेबल होगी। अगर ये ट्रांसफ़र इररिवोकेबल होता तो ये जो ट्रांसफरी के हैंड में टैक्सेबल होती, जिसने लिया, क्योंकि वो एसेट ट्रांसफर हो गया, अब उसे वो वापस नहीं देगा अनटिल एंड अनलेस उसकी मर्जी, ठीक है। गॉट इट? समझ आ रहा है सेक्शन नंबर 61? ओके, नेक्स्ट सेक्शन इज 64(1)(a). 64(1)(a) क्या बोलता है कि अगर इनकम अर्न करी है माइनर चाइल्ड ने, ठीक है, जो भी वट एवर द इनकम विच इज़ अर्न बाय द माइनर, वो आपकी क्लब होगी इनकम ऑफ द पेरेंट्स के साथ जिसकी इनकम हायर है। क्या बोला? अगर माइनर ने इनकम अर्न करी है, पहले तो देखो, जनरली अगर माइनर ने इनकम अर्न करी है तो वो क्लब्ड होगी आपके पेरेंट्स के हैंड पे, बट उस पेरेंट्स के हैंड में क्लब होगी जिसकी हायर इनकम है। बट अगर ये इनकम उसने अपनी टैलेंट, अपना मैनुअल वर्क, अपनी पर्सनल स्किल्स से इनकम अर्न करी है तो वो क्लब नहीं होगा। तो एक्सेप्शन है कि अगर आपने स्पेशल वर्क, स्किल, टैलेंट, अगर कोई डिसेबिलिटी भी है अंडर सेक्शन 80U वाली, अगर उससे रिलेटेड आपने इनकम अर्न करी है तो आपकी इनकम क्लब नहीं होगी, क्लबिंग का प्रोविजन एप्लीकेबल ही नहीं होगा। बट इसको छोड़कर अगर इनकम अर्न हुई है बाय अ माइनर तो क्लबिंग प्रोविजन एप्लीकेबल होगा और उस पे इनकम क्लब्ड होगी जिनकी पेरेंट्स की इनकम हायर थी, ठीक है। अगर, और यहाँ पे एग्जामिशन दे रखी है कि पेरेंट इज़ अलाउड टू एन एग्जामिशन ऑफ 1500 पर चाइल्ड, वॉट एवर जो इनकम होगी माइनर की, टोटालिटी में 1500 आपका माइनस कर सकते हो उसकी एग्जामिशन, अगर इनकम माइनर से आई है तो। अगर उसके पास कोई भी स्किल नहीं है, टैलेंट नहीं है, बस ऐसी उसने इनकम जनरेट कर दी। अब कैसे, आप ऐसे कैसे सोचे, अब तुम सोच रहे होंगे माइनर ने कैसे इनकम जनरेट करी। लेट सपोज माइनर ने 50,000 FD से इनकम आई है उसकी, सिंपल सी बात है, तो इनकम वो पेरेंट्स के हैंड में टैक्सेबल होगी, ठीक है। अब यहाँ पे बोला है कि यहाँ पे माइनर चाइल्ड में स्टेप एडॉप्टेड, माइनर मैरिड डॉटर क्यों ना हो, सब पे प्रोविजन एप्लीकेबल है। स्टेप बी, एडॉप्टेड चिल्ड्रन भी, एंड इवन द माइनर मैरिड डॉटर भी, ठीक है, ओके। अगर आपके पेरेंट्स सेपरेटेड हो जाते हैं तो क्लबिंग किस पे एप्लीकेबल होगा? उन्होंने बोला कि क्लबिंग
जो एक्चुअली उस बच्चे को मेंटेन कर रहा है उस पे एप्लीकेबल होगा, मतलब उसकी उनके पेरेंट के हाथ पे इनकम क्लब्ड होगी। और एक और चीज़, अगर एक पेरेंट पे क्लब हो गई ना तो वो इट स्टिल कंटिन्यू विद द सेम पेरेंट अनटिल एंड अनलेस AO डिसाइड। ये नहीं है कि आज मम्मी की इनकम पे क्लब हो गई, आज पापा की इनकम पे क्लब हो गई इस बार, ऐसा नहीं। अगर वो उस टाइम पापा की इनकम ज़्यादा थी तो नेक्स्ट टाइम अगर पापा की इनकम कम भी होगी ना मम्मी से, तो वो भी पापा की इनकम के पे ही क्लब्ड होगी। ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है? ओके, गॉट इट। चलो, ये पॉइंट समझ आ रहे हैं ना? ठीक है। नेक्स्ट वी मूव टू ये वाला जो सेक्शन है इसको भी मैं होल्ड कर रही हूँ, ठीक है? नेक्स्ट वी मूव टू सेक्शन नंबर 64(1)(6). सेक्शन नंबर 64(1)(6) क्या बोलता है कि अगर कोई भी इनकम आती है फ्रॉम असेट ट्रांसफर टू अ सन वाइफ, अगर आपने असेट ट्रांसफ़र करा है सन की वाइफ को विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, तो भी आपकी इनकम क्लब्ड होगी। जैसे कि एक फादर इन लॉ ने हाउस गिफ्ट करा है सन की वाइफ को, वट एवर द रेंटल इनकम फ्रॉम दैट हाउस विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ फादर इन लॉ। गॉट इट? तो 166 से याद कर लो कि सन की वाइफ पे ये एप्लीकेबल है कि अगर कोई भी असेट ट्रांसफ़र करा है सन की वाइफ को, बट दैट इज़ डॉटर इन लॉ, तो रेंटल इनकम जो भी आएगी वो हाउस आपकी टैक्स फादर इन लॉ पे टैक्सेबल होगी। अच्छा, अगर ये ट्रांसफ़र एडिक्वेट कंसिडरेशन है तो क्या होगा क्लबिंग? ऑब्वियसली नो, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि एडिक्वेट कंसिडरेशन होना चाहिए। दूसरा, अगर रिसिपिएंट कोई और हो सन की वाइफ ना हो तो क्या ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा? ऑब्वियसली नॉट। थर्ड, अगर रिलेशनशिप ऑफ मदर और फादर इन लॉ का डॉटर इन लॉ का एग्जिस्ट करता है एट द टाइम ऑफ ट्रांसफ़र और एट द टाइम ऑफ जनरेटिंग द इनकम, तभी ये प्रोविजन एप्लीकेबल है। मैं रिपीट करती हूँ, रिलेशनशिप ऑफ मदर एंड फादर इन लॉ का और डॉटर इन लॉ का एग्जिस्ट करना होना चाहिए ट्रांसफ़र के टाइम पे भी और एट द टाइम ऑफ जनरेटिंग द इनकम, जब भी ये प्रोविजन एप्लीकेबल होगा। ठीक है, ओके। एक और पॉइंट, अगर ये इनकम अर्नड हुई है फ्रॉम द असेट जो डॉटर इन लॉ ने खुद से पैसे से उसने असेट बॉट करी है, तो ऑब्वियसली क्लबिंग लगेगा क्या? नहीं, क्योंकि यहाँ पे डाइवर्जन ऑफ इनकम नहीं है, तो वो खुद लेकर आ रही है। ठीक है, तो यही लिखा है यहाँ पे, इफ द इनकम इज अर्न फ्रॉम द एसेट ब्रॉट फ्रॉम ओन फंड्स बाय द डॉटर इन लॉ, दैट विल नॉट बी क्लब्ड। ठीक है, ओके, यहाँ तक समझ आता है? ओके, नेक्स्ट वी मूव टू सेक्शन नंबर, छोटे सेक्शंस है यार, बहुत इजी सी। ठीक है, तो सेक्शन नंबर 64(1)(4), ये इसको अच्छे से समझना। अब इसमें क्या बोला है, इफ़ अ इंडिविजुअल गिफ्ट कैश प्रॉपर्टी टू स्पाउस, अब एक हस्बैंड अपनी वाइफ को गिफ्ट दे रहा है, ठीक है, विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, तो और स्पाउस ने उस पर इनकम अर्न करी है, तो भी क्या क्लबिंग एप्लीकेबल होगी? यस। फॉर एग्जाम्पल, अगर मिस्टर ए ने फिक्स डिपॉजिट करवाई है वाइफ को एज अ गिफ्ट और एफडी में 80,000 का उसने इंटरेस्ट इनकम कमाई पूरे साल में, और ट्रांसफ़र विदाउट इनएडिक्वेट कंसिडरेशन है, मतलब आपका कोई कंसिडरेशन नहीं लिया, ऑब्वियसली जो भी इंटरेस्ट कमाई है ना वो क्लब्ड होगा उसके मिस्टर ए के हाथ पर इंस्टेड ऑफ हिज वाइफ। ठीक है, तो इसलिए आपका ट्रांसफ़र एडिक्वेट कंसिडरेशन होना चाहिए। ठीक है, समझ आता है? रिसिपिएंट अगर स्पाउस है एट द टाइम ऑफ ट्रांसफ़र तो ये वाला प्रोविज़न लग जाएगा। ठीक है, एंड वन मोर थिंग दैट इज़, अगर ये स्पाउस ने री इन्वेस्ट कर दिया, अगर लेट सपोज ये जो एफडी की 80,000 अगर उसने जो कमाया और उसने वो इस इनकम को री इन्वेस्ट कर दिया,
क्या उस पे क्लबिंग लगेगी? नो। तो यहाँ पे एक्सेप्शन है, इफ़ द स्पाउस री इन्वेस्ट द इनकम एंड अर्न फर्दर इनकम, तो री इन्वेस्टेड इनकम पे क्लब नहीं होगा। ठीक है, गॉट इट? ओके। एक और एक्सेप्शन कि अगर ट्रांसफ़र मतलब इज़ अ पार्ट ऑफ डिवोर्स सेटलमेंट, तो भी क्लबिंग नहीं होगी। ठीक है, इफ़ द असेट इज़ कन्वर्टेड टू अनदर असेट, ये वाले मैंने पॉइंट्स नीचे लिखे हुए हैं, यहाँ से मैं समझा देती हूँ। ये देखा, इफ़ द असेट इज़ कन्वर्टेड इनटू अनदर असेट, क्लबिंग स्टिल अप्लाई। ये वाला पॉइंट ये रहा, इफ द स्पाउस री इन्वेस्ट द इनकम एंड अर्न फर्दर इनकम, तो री इन्वेस्टेड इनकम इज नॉट क्लब्ड। ठीक है, अगर इफ ट्रांसफर इज अ पार्ट ऑफ डिवोर्स सेटलमेंट, तो भी क्लब नहीं होगा। तो इसका पॉइंट आप यहाँ से रिलेट कर लेना, ये वाला पॉइंट। यहाँ पे एक्सेप्शंस है जो मैंने नीचे गिवन कर रखी है, डाल रखी है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट, वेरी इम्पॉर्टेंट, समझ आता है? ठीक है, अगर मैं सेक्शन को क्रक्स में समझाऊँ, एक हस्बैंड ने वाइफ को गिफ्ट दिया है, वॉट एवर द इनकम और विदाउट कंसिडरेशन है, वॉट एवर द इनकम शी इज़ जनरेटिंग, इट विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफर, मतलब दैट इज़ द हस्बैंड। ठीक है, अगर यही चीज़ स्पाउस ने आगे जो उसने इनकम कमाई है उसके बाद वो फर्दर इन्वेस्ट करती है, तो क्लबिंग प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है। गॉट इट? यू देयर? चलो ठीक है, नेक्स्ट वी मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज सेक्शन नंबर 64 सबसेक्शन 2। ये क्या बोलता है, अगर इंडिविजुअल प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करता है सेल्फ एक्वायर्ड टू HUF विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, जो भी HUF इनकम जनरेट करेगी फ्रॉम दैट प्रॉपर्टी, तो भी आपकी क्लबिंग लग जाएगी। येस, फॉर एग्जाम्पल से समझाती हूँ। राकेश है, इज़ अ मेंबर ऑफ HUF, ठीक है, एंड ही गिफ्ट हिज सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी टू द HUF, और HUF ने वो प्रॉपर्टी को लेट आउट कर दिया और वहाँ से रेंटल इनकम कमाया। जो भी रेंटल इनकम आ रहा है वो सब HUF पे टैक्स, मतलब वो राज पे टैक्सेबल हो जाएगा, राज कह रही हूँ, राकेश पे। ठीक है, अब यही प्रॉपर्टी अगर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती, उसके बाद अगर वो इनकम जनरेट होती है, क्या उस पर क्लबिंग लगेगी? नहीं, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे क्लबिंग लगेगी नहीं, जस्ट बिकॉज एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी ऑलरेडी एक HUF का पार्ट ही है, वो ऑलरेडी HUF का ही है क्योंकि वो चलता आ रहा है। बट ए ने तो खुद के पैसों से HUF में प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी थी, वो अल्टीमेटली प्रॉपर्टी तो ए की थी ना, HUF की थोड़ी थी। इसलिए बोला कि सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी पे अगर आप ट्रांसफ़र करते हो HUF को, अगर वो आप इनकम जनरेट हो रही है तो वो ए के हैंड पे टैक्सेबल होगी। बट सेल्फ एक्वायर्ड तो ऑलरेडी HUF का है ना, सॉरी, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी तो ऑलरेडी HUF का पार्ट ही है ना, वो उस पर कैसे आप लगा सकते हो? ठीक है, गॉट इट? ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन 64, 7 और 8, ये बहुत ईजी है। इसमें क्या बोलता है, अगर इनकम अराइज हो रही है फ्रॉम असेट ट्रांसफ़र फॉर द बेनिफिट ऑफ स्पाउस और सन्स वाइफ, इवन इफ इनडायरेक्टली मतलब अब यहाँ पे क्या हुआ, जो भी असेट ट्रांसफर्ड हुआ है वो किसी और को हुआ है, बट किसके बेनिफिट के लिए? या सन्स की वाइफ को या स्पाउस को। ठीक है, जो भी असेट ट्रांसफ़र हुआ है वो किसी और को हुआ है, बट किसके बेनिफिट के लिए? सन की वाइफ को या स्पाउस को। भाई इनकम फ्रॉम सच एसेट जो भी आएगी वो सब ट्रांसफरर के हैंड पे टैक्सेबल होगी। यहाँ पे भी नहीं छोड़ा कि आप किसी और को दे रहे हो ना, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हम उनकी इंटेंशन चेक करेंगे। आपने तो इनकम डाइवर्ट करने की ट्राई की है,
तो आप पे ही टैक्स मिलेगा, क्योंकि वो बेनिफिट तो किसको दे रहा है, ऑब्वियसली स्पाउस को, साइन 5 को। ऑब्वियसली हम किसी और को बेनिफिट थोड़ा देंगे, फ्री में ले ये वाली प्रॉपर्टी तू रख ले, आज मेरे पे बहुत पैसे हैं, ऐसा नहीं हो सकता ना, करेक्ट? ठीक है, ओके। कुछ की पॉइंट्स है, मेजर सारे सेक्शंस हमारे हमने कवर कर लिया है, ठीक है, बस ये वाला सेक्शन को छोड़कर अभी मैं सेक्शन को कवर करवाती हूँ उसको। बाकी अब छोटे छोटे की पॉइंट्स हैं जो बचे हैं। पहला की पॉइंट ये वाला ट्राई करते हैं कि अगर हमें अब तो हम इनकम की बात कर रहे हैं कि जो भी इनकम आएगी वो टैक्सेबल होगी, क्या लॉस भी क्लब्ड होता है? यस, ठीक है। कन्वर्टेड एसेट, मतलब इनकम अगर एसेट को आपने कन्वर्ट कर दिया और जो भी न्यू एसेट भी बना, क्या वो भी क्लब्ड होगा? यस। अगर गिफ्ट आउट ऑफ लव या आउट ऑफ अफेक्शन भी दे रहे हो, यस, इट इज ऑल्सो बी क्लब्ड, ठीक है। एंड इफ द ट्रांसफरी सेल एसेट, तो कैपिटल गेन भी क्लब्ड होंगे। गॉट इट? चलो नेक्स्ट की पॉइंट, ये बहुत अच्छा है, इसको मैं अच्छे से एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। इफ़ टू इंटरकनेक्टेड ट्रांजेक्शन्स फॉर्म वन अरेंजमेंट, दे आर ट्रीटेड एज अ टैक्स एवेजन डिवाइस एंड क्लबिंग प्रोविजन विल अप्लाई। इसको एग्जाम्पल समझाते हैं। लेट्स सपोज मिस्टर ए ने गिफ्ट करा कोई प्रॉपर्टी मिसेस बी की वाइफ को, मतलब मिसेस बी, ठीक है, वो वाइफ है, और मिस्टर बी ने गिफ्ट किया मिसेस ए की, मतलब मिसेस ए को, ठीक है। तो इट इज़ एक्चुअली अ क्रॉस ट्रांसफ़र। मतलब ऐसे अगर मैं क्रॉस ट्रांसफ़र समझाऊँ तो ये मिस्टर ए है, ये मिस्टर बी है, या इसने मिसेस बी को गिफ्ट दिया, मिस्टर बी ने मिसेस ए को गिफ्ट दिया, ठीक है, ये गिफ्ट। तो वो बोलता है कि बेटा इस पे भी क्लबिंग लगेगी, इस पे भी क्लबिंग लगेगी। मैं आपको इसको अच्छे से समझाती हूँ एग्जाम्पल के साथ कि क्या है एक्चुअली में। देखो यहाँ क्या बोलता है, मिस्टर ए ने मिसेस बी को पैसे दिए, गिफ्ट किया, और मिस्टर बी ने मिसेस ए को गिफ्ट दिया। तो आप खुद सोचो यहाँ पे कि हुआ क्या है। और मिस्टर ए बोल रहा है और मिस्टर बी, ये तो पेपर में लिखवाए, मतलब आपने डॉक्यूमेंट बनवाया, देखो मिस्टर ए ने मिस्टर बी को पैसे दिए, मिस्टर बी ने मिसेस ए को पैसे दिए। ऑन अ पेपर तो बोथ क्लेम करे, मैंने तो अपनी वाइफ को कुछ नहीं दिया ना। तो वाइफ को जब नहीं दे रहे तो 64(1)(4) का प्रोविज़न एप्लीकेबल नहीं है। 1(4) कैसे समझाती हूँ, 1(4) ये रहा, 1(4) ये देखो, जब अपनी स्पाउस को अगर आप कुछ देते हो तो क्लबिंग लगती है। बट अब दोनों ये क्लेम करें मैंने तो अपने कोई स्पाउस को कुछ दिया ही नहीं ना, तो 64(1)(4) एप्लीकेबल होएगा नहीं। बोथ क्लेम तो ये कर रहे हैं, पर अल्टीमेटली आप उनका इंटेंशन चेक करो कि क्लबिंग को प्रोविजन अवॉइड करने के लिए उन्होंने क्या किया, दूसरी की वाइफ को गिफ्ट दे दिया। अल्टीमेटली उनका इंटेंशन तो यही थे ना कि उसकी वाइफ को पैसे मिले और वो इंटरेस्ट अर्न करे और इन्वेस्ट करे और अपनी इनकम को जनरेट करे। ये ट्रांजैक्शन इंडिपेंडेंट नहीं है, बट रियलिटी देखें ना, ये ट्रांजैक्शन इंडिपेंडेंट नहीं है, ये ट्रांजैक्शन इंटरलिंक्ड है। ये म्यूचुअली प्लान्ड करे ताकि हम क्लबिंग को अवॉइड कर सके। अल्टीमेटली आपने अपनी वाइफ को ही गिफ्ट दिया है। ऑन अ पेपर तो आप तो मिस्टर बी को मिसेस बी को दिखा रहे हो और मिस्टर बी मिसेस ए को गिफ्ट दिखा रहे हैं। ऑन अ पेपर तो यहाँ पे यही दिख रहा है, बट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता नहीं, मुझे ठीक है ऑन अ पेपर आप कुछ भी दिखाओ, मैं तो उसका रियल इंटेंट और इफेक्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन चेक करूँगा ना, कि आपका इंटेंशन क्या है, आपका रियल इस ट्रांजेक्शन का इफेक्ट क्या है। दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर मी।
आई डोंट केयर हाउ इट इज़ लीगली स्ट्रक्चर्ड एंड डॉक्यूमेंटेड ऑन द पेपर, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. इन अ सिंपल वर्ड्स वो कहना चाह रहा है, डोंट गो बाय वॉट इज़ एक्चुअली लुक लाइक ऑन अ पेपर, यू हैव टू लुक वॉट इज़ एक्चुअली हैपनिंग, राइट. तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है नो भाई, 64 का आपने ये सिर्फ प्लान करा है ताकि आप क्लबिंग और प्रोविजन को बच सको. तो अल्टीमेटली आपने इनडायरेक्टली अपनी अपनी वाइफ को ही पैसा दिया है. तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है मिस्टर ए, जो भी आपने गिफ्ट दिया है ना वो आपकी हैंड पे ही टैक्सेबल होगा, और मिस्टर बी जो आपने गिफ्ट दिया है ना वो आपकी हैंड पे ही टैक्सेबल होगा. मतलब वट एवर द इनकम जनरेटेड बाय द वाइफ्स फ्रॉम दीज गिफ्ट्स दैट विल बी क्लब्ड बैक विद द रिस्पेक्टिव हस्बैंड्स. गॉट इट. तो यही लिखा है देखो, इफ टू इंटरकनेक्टेड ट्रांजेक्शन फॉर्म वन अरेंजमेंट they are treated as a tax evasion device and clubbing provision will apply. ठीक है, got it. ठीक है, ये वाला की पॉइंट, clubbing apply only to the first level of income from the transferred asset. अगर इसी इनकम को री इन्वेस्ट करो तो वो सेकेंड लेवल बन जाती है और वो इनकम क्लब नहीं होगी. अब इसका एग्जाम्पल समझाती हूँ मैं इसको भी, एक सेकेंड, अरे एक मिनट. ठीक है, अब ये क्या बोलता है कि लेट्स सपोज मिस्टर वाई ने एफडी गिफ्ट करा वाइफ को. ठीक है, वाइफ ने 40,000 का इंटरेस्ट कमा लिया वहाँ पे, लेट्स सपोज. तो आपने अभी पढ़ा ना भाई, हम वाइफ को भी गिफ्ट देंगे ना विदाउट इनएडिक्वेट कंसिडरेशन तो भी आपकी क्लबिंग लग जाएगी. बट यही अगर उसने री इन्वेस्ट किया है अनदर एफडी पे, इसी इनकम को री इन्वेस्ट किया है और उसके बाद जो इनकम जनरेट करी है दैट इज़ अ सेकेंड लेवल ऑफ इनकम. वो सेकेंड लेवल ऑफ इनकम या सेकेंड जनरेशन ऑफ इनकम, ठीक है, वो क्लब नहीं होगी. और मैंने अभी रिसेंटली ये समझाया है, ये क्लब नहीं होगी. ये पॉइंट है. क्लबिंग अप्लाइज ओनली टू द फर्स्ट लेवल ऑफ इनकम फ्रॉम द ट्रांसफर्ड एसेट, जो ओनली ट्रांसफर्ड है. अगर हम इसी इनकम को री इन्वेस्ट कर देते हैं मतलब वो सेकेंड लेवल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम बन जाती है, अब वो अमाउंट क्लब नहीं होगा. गॉट इट. ठीक है, ये वाला की पॉइंट देखो, ये वाला की पॉइंट क्या है, इफ़ अ मनी गिफ्ट टू स्पाउस या सन की वाइफ को आप गिफ्ट करते हो और वही पैसा आपने बिजनेस में लगा दिया, तो उसने बोला कि प्रपोर्शनेट प्रॉफिट क्लब्ड हो जाएगा ओनली, कब क्लब्ड होगा, ओनली इफ अ गिफ्ट इज अ ओपनिंग कैपिटल. इफ अ गिफ्ट इज अ ओपनिंग कैपिटल, ये इसका फॉर्मूला है. बिजनेस इनकम, ये छोड़ो फॉर्मूला छोड़ो, मैं आपको समझाती हूँ इसके एग्जाम्पल के साथ. 1 सेकेंड, यहाँ से समझाते हैं. देखो मैंने क्या बोला, लेट सपोज मिस्टर एक्स अपनी वाइफ को 5 लाख रुपए देता है. ठीक है, और यही 5 लाख अलॉन्ग विद उसके पास खुद की सेविंग्स भी है. ठीक है, खुद की सेविंग्स है उसकी 45 लाख. ठीक है, तो मैं 50 लाख बना रही हूँ ना इसलिए. तो 5 लाख उसकी मिस्टर एक्स ने दिया उसकी वाइफ को और 45 लाख उसकी खुद की सेविंग्स है. ठीक है, तो और उसने बिजनेस में पैसे डाल दिया और उसे इनकम जनरेट किया, लेट सपोज 10 लाख. 10 लाख का प्रॉफिट था. ठीक है, 5 लाख गिफ्ट वाला अमाउंट था, 50 टोटल मतलब वाइफ वाला और खुद के वाला 5 लाख वाला, तो टोटल 50 लाख हो गया ओपनिंग. ठीक है, तो अल्टीमेटली जो भी पैसा आया 1 लाख, राइट. तो 1 लाख आपका टैक्सेबल हो जाएगा. 1 लाख एक ही हैंड पे टैक्सेबल होगा क्योंकि प्रोपोर्शनेट अमाउंट हमने निकाल दिया. वो कहता है इसको हमें साफ साफ डिटरमाइन कर पा रहा हो कि जो 10 लाख का प्रॉफिट है ना, ये 10 लाख में से जो 1 लाख का प्रॉफिट है वो 5 लाख के मेरे गिफ्ट से है. ठीक है, बट यहाँ पे इसमें एक पॉइंट था स्पेसिफिकली कि इफ़ अ गिफ्ट इज़ अ ओपनिंग कैपिटल, जब
बिजनेस स्टार्ट हुआ, आपने जब भी पूरा पैसा ओपनिंग में लगाते हैं, मतलब आपके पास खुद के पैसे नहीं थे, मैंने आपको पैसे दिए जब भी आप अपना बिजनेस खोल पाए हो और वहाँ से आपने इनकम जनरेट की है। बट अगर यही केस अगर मैं थोड़ा चेंज करती हूँ, मिस्टर ए ने 5 लाख रुपए दिए, बट मैंने उसको ओपनिंग एज अ स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस में नहीं लगाए, मैंने इसकी ये लगाए अप्रैल में जाके, लेट सपोज ये बिजनेस स्टार्ट हुआ अप्रैल में, मैंने ये लगाया है जुलाई में, क्या ये पैसा मेरा प्रोपोर्शनेट होगा? नहीं, ये अब प्रोपोर्शनेट नहीं हो, क्योंकि जो गिफ्ट है वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ अ ओपनिंग कैपिटल, वो ओपनिंग कैपिटल का पार्ट ही नहीं है, तो इसलिए प्रोपोर्शनेट क्लबिंग ऑफ बिजनेस इनकम नहीं हो पाएगी। ये क्यों नहीं हो रही, क्यों वॉज नॉट पार्ट ऑफ ओपनिंग कैपिटल नहीं है? तो क्योंकि ना हम अब डिटरमाइन नहीं कर पा रहे कि जो 5 लाख का प्रॉफिट है वो सच में आप नहीं डिटरमाइन कर पाओगे कि गिफ्ट में से कौन सा प्रॉफिट निकला है, क्योंकि अल्टीमेटली पैसा तो ओपनिंग कैपिटल जो वाला था, जो ओपनिंग कैपिटल में लगाया था, वो तो हम डिटरमाइन कर सकते हैं प्रोपोर्शनेटली डिवाइड करके। बट ये जो 5 लाख उसने जुलाई में लगाया, अब तुम्हें क्या पता जो 10 लाख का प्रॉफिट था वो उसमें से 10 लाख का, जो 5 लाख का गिफ्ट था वो 10 लाख के प्रॉफिट में कितना पार्ट बनता है, क्योंकि उसकी खुद की एफर्ट्स भी है, खुद के उसकी इंग्रेडिएंट्स भी है, मतलब इंग्रेडिएंट्स कह रहे हो, उसकी खुद की मेहनत भी है, उसकी खुद की स्किल्स भी है, पर आप डिटरमाइन नहीं कर पाओगे ये। अब अगर उसने मिड ऑफ द बिजनेस में लगाया, मिड ऑफ द टाइम पे लगाया, पर स्टार्टिंग में नहीं लगाया, इसलिए उन्होंने यहाँ पे प्रोविजन में ये डाला है, प्रोविजन में ये डाला है कि अगर इफ़ इट इज़ अ पार्ट ऑफ द ओपनिंग कैपिटल देन क्लबिंग का प्रोविजन एप्लीकेबल होगा। इफ़ इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ क्लबिंग मतलब ओपनिंग कैपिटल, तो आप डिटरमाइन ही नहीं कर पाओगे, तो क्लबिंग प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, तो यही फॉर्मूला देखो, बिजनेस इनकम, गिफ्टेड अमाउंट, ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, ओके। इस पे एक और पॉइंट है, देखो अब क्या है यहाँ पे, ये 64(1)(a) से पर्टेन करता है। एक मिनट, ये रहा, ये क्या बोलता है, जो इनकम वो माइनर चाइल्ड वाला था, यहाँ पे एक बहुत अच्छा पॉइंट है ये, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इफ़ अ हाउस प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर टू अ स्पाउस, अगर कोई भी हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर दे स्पाउस को या माइनर चाइल्ड को, नॉट अ माइनर मैरिड डॉटर, ठीक है, विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, जो ट्रांसफर हो रहा होगा इट इज़ टू बी ट्रीटेड एज अ डीम ओनर। सेक्शन नंबर 27 हाउस प्रॉपर्टी याद है, जो अब यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी का सेक्शन लग जाएगा, डीम ओनर माना जाएगा, मतलब क्लबिंग का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर क्लबिंग का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है तो जो आप एग्जेम्पशन लेते हो ना 1500 वाली, वो भी एप्लीकेबल नहीं है अगर हाउस प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। सिर्फ अगर इफ इट अ हाउस प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर टू अ स्पाउस और माइनर चाइल्ड विदाउट इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, जो भी ट्रांसफ़र हो जाएगा वो डीम्ड ओनर ट्रांसफ़र माना जाएगा, क्लबिंग का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। सेक्शन नंबर 27 लग जाएगा हाउस प्रॉपर्टी का, क्लबिंग का प्रोविजन नहीं लगेगा। अगर क्लबिंग का प्रोविजन नहीं लगेगा तो ऑब्वियसली एग्जेम्पशन भी आप क्लेम नहीं कर सकते। गॉट इट? मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक्सक्लूड कर दे नॉट अ माइनर मैरिड डॉटर, क्योंकि अब देखो ना, व्हेन द मोमेंट शी गेट मैरिड शी गो टू द अनदर हाउस, अब वो अगर उसकी अगर हाउस प्रॉपर्टी उसको देते भी है ना, तो अल्टीमेटली जो अगर हाउस प्रॉपर्टी मिली भी है तो वो सामने वाला उसको एक्सेस नहीं कर सकता, वो उसकी प्रॉपर्टी बन जाएगी। तो वहाँ पे क्लबिंग का प्रोविजन का मतलब ही नहीं ना, वहाँ तो डाइवर्शन है ही नहीं ना अल्टीमेटली, क्योंकि वो उसकी शादी हो चुकी है और शादी हो गई है तो वो उसका दूसरा घर है। अब उसको वो जो अगर उसका घर मिला भी है तो आप सामने वाला जिसने भी दिया है वो उसका बेनिफिट नहीं उठा सकता उस घर का, वो उस अल्टीमेटली माइनर मैरिड का घर बन जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे क्लबिंग का प्रोविज़न नहीं है। बट अगर यही चीज़ माइनर चाइल्ड के लिए, स्पाउस के लिए, वहाँ तो वो एक्सेस कर सकते हैं ना, वो अल्टीमेटली उसी का घर माना जाएगा, क्योंकि वो उसकी पत्नी उसके साथ रहती है, उसका बच्चा उसके साथ ही रहता है। शी कैन यूज़ अ बेनिफिट फ्रॉम दैट होम। समझ आ रहे हैं? ठीक है, ओके। तो हमारा बस एक पॉइंट रहता है, दैट इज़ 64(1)(3). ये क्या बोलता है, ये भी बहुत इजी है, मैंने बस इसे फोल्ड में हुआ है क्योंकि वो थोड़ा डिफरेंट टॉपिक है। कि क्या बोलता है, अगर स्पाउस रिसीव अ सैलरी और कमीशन फ्रॉम द कंसर्न इन विच इंडिविजुअल हैज़ अ सब्सटैंशियल इंटरेस्ट, ऐसा ही मतलब सब्सटैंशियल इंटरेस्ट,
विदाउट टेक्निकल एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। क्या? अगर स्पाउस को सैलरी कमीशन मिल रही है उस कंसर्न से जिसमें इंडिविजुअल का ऑलरेडी सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, ठीक है, एक कंसर्न है और एक हस्बैंड है, ठीक है, मैं आपको इसको एग्जांपल समझा दूँ, छोड़ो यार, देखो कैसे, एक हस्बैंड है, ठीक है, एंड उसके पास और वाइफ दोनों एक जगह काम करते हैं, ठीक है, बट एक उसके हस्बैंड का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट उस कंसर्न में एंड वाइफ इज़ ड्रॉइंग द सैलरी फ्रॉम दैट। तो ये बोलता है अगर वाइफ इज़ ड्रॉइंग द सैलरी और उसके पास कोई टेक्निकल एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है, टेक्निकल एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है, क्या क्लबिंग उस पर एप्लीकेबल होगी? यस, क्योंकि उसकी वाइफ का टेक्निकल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, वो अपनी स्किल्स, अपना माइंड, अपना टैलेंट नहीं यूज़ कर रही है, वो अल्टीमेटली उसको जो पैसे मिल रहे हैं वो सिर्फ उसके हस्बैंड की वजह से मिल रहे हैं बिकॉज ही इज़ हैविंग अ सब्सटैंशियल इंटरेस्ट, राइट। तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे क्लबिंग प्रोविजन एप्लीकेबल होगी, बट इफ़ शी इज़ हैविंग अ प्रोफेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन, क्या उसके बाद क्लबिंग प्रोविजन एप्लीकेबल होगा? नो, नॉट एट ऑल। गॉट इट? ओके, दूसरा पॉइंट क्या है? इफ़ बोथ हैव अ सब्सटैंशियल इंटरेस्ट, अगर दोनों का सब्सटैंशियल, ये कंसर्न है, इस पे 25% उसका, अच्छा एक 1 सेकेंड, सब्सटैंशियल इंटरेस्ट मैंने वो पहले बताया नहीं, सब्सटैंशियल इंटरेस्ट मीन्स 20% आपका वोटिंग राइट है, ये 20% ऑफ PSR है, दैट इज सब्सटैंशियल इंटरेस्ट, ठीक है। अगर एक कंसर्न में 25% हस्बैंड का भी है, 25% वाइफ का भी है, ठीक है, और कोई भी क्लबिंग इन प्रोफेशनल कुछ भी नहीं है, मतलब ऑब्वियसली उसका टेक्निकल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है, तो किस हैंड पे आप उसकी मतलब कौन से स्पाउस पे आप क्लब करोगे, मतलब किस पे क्लब होगा इनकम? तो उन्होंने बोला कि उस स्पाउस पे क्लब्ड होगा जिनकी स्पाउस की हायर इनकम होगी बट एक्सक्लूडिंग सैलरी और रेम्युनरेशन। इसको मैं एग्जांपल समझाती हूँ, ठीक है, देखो, लेट सपोज एक हस्बैंड एंड वाइफ है, उनका 25% हमारा प्राइवेट कंपनी में सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, दोनों 10-10 लाख रुपए अपना सैलरी अर्न कर रहे हैं, हस्बैंड की और भी इनकम है, लेट सपोज 12 लाख, एक्सक्लूडिंग सैलरी और रेम्युनरेशन को छोड़कर, इसको छोड़कर अभी भी 12 लाख रुपए और कमाता है हस्बैंड, और उसकी वाइफ 6 लाख रुपए कमाती है, 10 लाख तो यहाँ से कमाती है कंसर्न से और 6 लाख रुपए कमाती है। तो ऑब्वियसली इतना बात तो पता है हमें, पहला पॉइंट तो क्लियर है कि जो 10 लाख वाली इनकम है वो तो क्लब्ड होगी, बट हमें ये नहीं पता कि कहाँ क्लब्ड होगी। तो क्लब्ड, उन्हें बोला प्रोविजन क्या बोलते हैं, जिसकी स्पाउस की इनकम वहाँ क्लब्ड होगी जिसकी ज़्यादा हायर इनकम है। हायर इनकम किस में है? हस्बैंड की हायर इनकम है, तो यहाँ पे जो 10 लाख वाली जो यहाँ से जो सैलरी वो ड्रॉ करी थी, तो 12 + 10, कहाँ गया ये, लिख क्यों नहीं पा रही, +10, तो 22 लाख पे वो अपना टैक्स पे करेगा, और जो उसकी वाइफ है सिर्फ 6 लाख पे जो उसने खुद से कमा रही है वो उस पर अपना टैक्स पे करेगी। गॉट इट? समझ आता है? बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है, सिंपल सी बात है। अगर मैं छोटे से क्रक्स में समझाऊँ, स्पाउस जो सैलरी रेम्युनरेशन रिसीव करी है इन विच उस इंडिविजुअल का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, ठीक है, सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, और उसके बाद कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। अगर वही क्वालिफिकेशन नहीं है तो आपको जो इतना पता है जो आप पैसे ड्रॉ कर रहे हो वो ऑब्वियसली उसके वजह से ड्रॉ करो बिकॉज ही इज़ हैविंग अ सब्सटैंशियल इंटरेस्ट, राइट। तो वो टैक्स एक्ट मतलब लॉ बोलता है कि आपके पास क्लबिंग होगी, ठीक है। अब ये समझ आता है यहाँ तक, अगर दोनों का ही सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है तो उसी स्पाउस पे क्लब होगा जिनकी हायर इनकम है। बट हायर इनकम को कैसे चेक करूँगी? सैलरी और रेम्युनरेशन को हटा के। और एक बार इनकम क्लब हो जाती है वन स्पाउस पे, तो इन द सब्सिक्वेंट ईयर में ही वो इनकम उसी स्पाउस पे ही क्लब्ड होगी अनटिल एंड अनलेस एओ डिसाइड करता है, जैसे उसमें केस था।
इनकम ऑफ अ माइनर चाइल्ड के अंदर केस था, ठीक है, गॉट इट। तो बस यही था, छोटा सा चैप्टर था बट इसमें काफ़ी पॉइंट्स थे जो हमें कवर करने थे, ठीक है। तो आई थिंक वी हैव कवर्ड दिस चैप्टर, राइट। सो लेट्स डू इट। और ये चैप्टर बहुत इजी है, थोड़ा सा टाइम लगेगा बट एकदम माइंड में ये इसको टाइम लगेगा याद करने में, ठीक है। सो इफ़ यू नीड एनी हेल्प यू कैन reach me out over the Telegram. Thank you.